morning, students. I am Mrs. Amrita Ekta. We will be continuing with Renaissance. हम फिर रेनेसेंस में या पुनर्जागरण में हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा और महिलाओं की स्थिति के बारे में. विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड स्टेटस ऑफ विमेन. 14वीं शताब्दी के पहले जो भी बौद्धिक गतिविधियाँ होती थी वो मुख्य रूप से चर्च के अधिकारियों द्वारा की जाती थी. और 14वीं शताब्दी में इटली के बहुत सारे शहरों में व्यापार में बहुत तेज़ी से प्रगति हुई और इसके लिए बहुत सारे लेखा जोखा रखने के लिए वकील और नोटरी जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी. इसीलिए एक नया वर्ग तैयार हुआ जो कि ये हिसाब किताब जो है जो व्यापार में होता है, इसके लिए ये नया वर्ग तैयार रहे. और इसीलिए विश्वविद्यालयों में भी व्यापारिक आवश्यकता के अनुरूप कानून के अध्ययन पर जोर दिया जाता था. इनमें मुख्य रूप से पादुआ एवं बेलोंगना के विश्वविद्यालय कानूनी शिक्षा के केंद्र थे. इन विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी. So we see that before the 14th century, all the individual intellectual activities were mostly done by the church and its officials. And after the 14th century, there was a great rise of trade and commerce in Italy. For this and for the keeping of records, there were great demand for the notary as well as the lawyers. So in this way, in order to keep the records and pen down them, there was a new class which was prepared. And so accordingly, in the universities of Bologna and Padua, they were basically taught with the law, and so the people and the students are ready to deal with all this record work and trade and commerce. फ्रांसिस पेट्रार्क जो थे, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो मानवतावाद के जनक कहा जाते हैं और उन्होंने अपनी नवीन क्रांतिकारी विचारधारा प्रस्तुत की और उन्होंने मानव मात्र के कल्याण का आदर्श प्रस्तुत किया. और उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अच्छे जीवन का आधार तैयार करना होना चाहिए और इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आया. विशेष रूप से पेट्रार्क के घर फ्लोरेंस में नवीन विश्वविद्यालय में मानवतावादी शिक्षा का आरंभ हुआ. अन्य विश्वविद्यालयों ने भी अपने यहाँ मानवतावादी विषय जैसे व्याकरण और कविता, इतिहास एवं नैतिक दर्शन की शिक्षा आरंभ की. So when Francisco Petrarch, who is known as the father of humanism, he presented his revolutionary thoughts, and according to him, we should also take interest in the human life and we should mainly focus on the human's welfare. According to him, the main basis of education was to prepare a new base of life, and so in the universities also there were quite changed the nature of education. Petrarch, in his hometown Florence, he preached the in the universities the study of humanism, and so in this way in the other universities also many humanism subjects like grammar, poetry, history and philosophy, etc., these were started, and these subjects they were also taught. So in this way we see that how the changes came in the course and the study of the university. The subject was a change of subject, and so in this way humanism was propagated and it was given importance. इस प्रकार मानवतावाद सिद्धांतों को या विचारों को व्यक्त किया गया और उसको बल मिला. अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में. जैसे कि परिवार एक समाज में पुरुषों का वर्चस्व था और पत्नी को जो भी दहेज मिलता था वो अपने पति के व्यापार में लगा देती थी और उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था कि वो घर खर्च के बारे में या आजीविका के साधन में कोई हिस्सा ले या भाग ले.
और उस समय मुख्य रूप से शादी का उद्देश्य यही होता था कि व्यापारिक संबंध मजबूत हो, यानी कि स्त्रियों का विवाह ऐसे घर में किया जाता था अगर वहाँ से कोई व्यापारिक मुनाफा हो या लाभ हो रहा हो। अगर किसी लड़की का पिता जो है वो पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रहा था या असमर्थ रहता था, तो वो अपनी पुत्री को कॉन्वेंट भेज देता था, जहाँ वो एक ब्रह्मचर्य जीवन या नन का जीवन व्यतीत करती थी। So in the most of the families and the society, it was men dominated society, and whatever dowry the wife got, she used it for the trade of his husband or for his business. She didn't have the right to ask about all the uh, livelihood and expenditures. In those days, the main purpose of marriage was to establish trade relations and to strengthen it. If a father was not couldn't afford to marry his daughter, he sent her to convent and or made her a nun. शिल्पकारों व व्यापारियों के यहाँ महिलाओं की स्थिति कुछ अलग थी। यहाँ उनकी पत्नियां जो है वो व्यापार में हाथ बटाती थी। जब पुरुष व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता था तो उनकी पत्नी उनके व्यापार को देखती थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार की कुछ बौद्धिक महिलाओं ने कदम उठाया। इसमें मुख्य रूप से कसांद्रा फिडेल, मार्चिसा ऑफ मांटुआ और इसाबेला के प्रयास उल्लेखनीय हैं। कसांद्रा फिडेल ने प्रश्न उठाया कि महिलाएं किस आधार पर पुरुषों की बराबरी करने में असमर्थ हैं। जिस आधार पर पुरुषों की बराबरी करने में असमर्थ हैं, और उन्होंने गणतंत्र की आलोचना की, क्योंकि इसमें महिलाओं के ऊपर पुरुषों की इच्छा को प्रधानता नहीं दी जाती थी। उन्होंने अपने लेखन द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि महिलाओं को आर्थिक शक्ति होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए, ताकि वे पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में अपनी पहचान बना सके। तो इस प्रकार इनके प्रयास जो थे वो काफ़ी उल्लेखनीय थे। So we see that in the trading, in the artisans and among the traders, the situation of the women were quite a little different. Here the women, they used to help their better halves in the trade and commerce, and they also used to look after the trade if in the absence of the husbands. In order to bring a increase in the standard of women, or to increase the situation or to improve the situation, some intellectual women like Cassandra Fidel, Marchesa of Mantua and Isabella, they took bold steps. Their attempts were quite remarkable. They rose the question that on what basis they are not able to have an equal status like men. They revolted against the republic because there only men were given dominance and the women were not. They were a great spokesperson, and they wrote many of the writings in which they presented their views, according to which women should be economically sound or financially independent, and they should also be given the right to property as well as the right to education, so that they could have the equal status like men in society, and women can have their own identity. In this way, these women like Marchesa of Mantua, Cassandra Fidel and Isabella, they strived hard for the identity of women and for equal status with men. इस प्रकार इन महिलाओं के उल्लेखनीय सराहनीय कदम के माध्यम से इन्होंने महिलाओं को पहचान दिलाने में प्रयास किया. So that's all for today, students. Thank you.